फिर भी उसके विचार एक आह में बदल गए। वह अपने आप से बड़बड़ाया, कैसा पाप है, रमेश के परिवार पर ऐसा दुर्भाग्य कैसे आ सकता है। मेरी मृत पत्नी को शांति नहीं मिलेगी, जबकि हमारी बेटी को अपराधियों ने नुकसान पहुंचाया और उसने कई अपराध किए। मेरी बेटी को गिरफ्तार करने के बाद आप उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? रमेश ने अपने आंसुओं के माध्यम से पूछा। खैर, अदिति क्षण भर के लिए चुप थी। ये वास्तव में एक कठिन प्रश्न था। प्रीति से जानकारी निकालना असंभव लग रहा था और उसे जीवित रहने देना संभव नहीं था। प्रीति के अपराधों को देखते हुए उसे 100 बार भी मारना अत्यधिक नहीं होगा। मुझे पता है कि मेरी बेटी का क्या भाग्य इंतजार कर रहा है। चाहे कुछ भी हो, अगर उसने अपराध किए हैं तो उसे कानूनी परिणामों का सामना करना होगा। रमेश की आंखें धुंधली थीं, लेकिन वह पूरी तरह से समझ गया और विनती की, क्या आप मेरा एक अनुरोध स्वीकार कर सकते हैं? मुझे अपनी बेटी को केक का एक टुकड़ा खिलाने दें, फिर आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। जब समय आए तो बस उसका शरीर मुझे लौटा दें। रमेश ने बहुत अधिक कठिनाई सही थी। अपनी पत्नी को अपने हाथों से दफनाया था। उसकी बेटी 19 साल 3 महीने और 8 दिन से लापता थी। उसने इतने वर्षों तक पीड़ा का जीवन जिया था और अब उसकी बेटी केवल घर लौटी थी ताकि ऐसा दुर्भाग्य फिर से पैदा हो सके। ऐसा नहीं है कि हम आपके अनुरोध को पूरा नहीं करना चाहते। हम आपके किसी भी अनुरोध को जितना हो सके पूरा करना चाहते हैं। हालांकि प्रीति की वर्तमान स्थिति उसके बचपन को याद करने और एक हत्यारे के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्यों से उत्पन्न होती है। वो इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिससे उसका मानसिक विभाजन हो गया। उसकी भावनाएं अभी बहुत अस्थिर हैं और अगर वह अपने हत्यारे व्यक्तित्व पर वापस आती है तो हमें डर है कि वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी घटना का मतलब होगा कि एक बेटी अपने पिता को नुकसान पहुंचा रही है, जो उसके लिए एक और बड़ा झटका होगा। अदिति ने ईमानदारी से सलाह दी, मुझे लगता है कि आप अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहेंगे अपनी बेटी को पितृहत्या करने की अनुमति देकर, है ना? उसकी ताकत भयानक है। थोड़ी सी ताकत के साथ वह आसानी से एक सामान्य व्यक्ति को कुचल सकती है। आपको ये जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अपनी जान की कीमत पर अपनी बेटी के साथ संक्षेप में गर्मजोशी से मिलने के लिए हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बेटी की भलाई पर भी विचार करना चाहिए। उसके अव्यवस्थित दिमाग के साथ अगर उसे पता चले कि उसने अपने पिता के प्रति कुछ अपमानजनक किया है तो वह जो पीड़ा सह सकती है वो अकल्पनीय है। वीर ने एक तरफ जोर दिया। उन दोनों को किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए रमेश की सुरक्षा पर विचार करना पड़ा। रमेश को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका दिल दुख से भर गया। उन दोनों के पास वैध कारणों की कमी नहीं थी। वह मरने से नहीं डरता था, लेकिन वह अपनी बेटी के हाथों मरने से डरता था, जिससे उसे अकल्पनीय नुकसान होता। इसलिए अब वह नहीं जानता था कि क्या करना है। क्या ये संभावना नहीं है कि मेरी बेटी अपना विवेक खो देगी? रमेश ने पूछा। ये कहना मुश्किल है। शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन शायद उसका दिमाग किसी भी समय अव्यवस्थित हो सकता है। अदिति ने सच नहीं छिपाया। मैं समझ गया, तो मैं जोखिम उठाना पसंद करूंगा। मैं अपनी बेटी को बिना कुछ किए जाने नहीं दे सकता, भले ही इसका मतलब मरना हो। ये ठीक है। इस जीवन में अगर मैं मरने से पहले अपनी बेटी को एक बार देख सकता हूं तो मैं पहले से ही संतुष्ट हूं। मुझे अपनी बेटी के साथ बिताए गए इस कम समय को संजोना चाहिए। भले ही किसी दुर्भाग्य से मुझे अपनी बेटी के हाथों दुर्भाग्य का सामना करना पड़े, उसकी मानसिक स्थिति के साथ उसे शायद ज्यादा याद नहीं रहेगा, है ना? कम से कम अगर वह मुझे मार देती है तो वह निश्चित रूप से नहीं जानेगी कि मैं कौन हूं, है ना? उस स्थिति में तो मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है। मैं आप दोनों से यह इच्छा पूरी करने की विनती करता हूं, मुझे अपनी बेटी के साथ फिर से मिलने दें। यदि त्रासदी होती है तो मैं आपसे मेरा घर बेचने के लिए किसी को खोजने के लिए कहता हूं, जिससे हमारे 3 लोगों के परिवार को एक साथ सोने की अनुमति मिल सके। रमेश ने इस पर विचार किया और यह निर्णय लिया। वीर और अदिति ने एक नज़र का आदान प्रदान किया और केवल मौन में सहमत हो सके। एपिसोड 142 हत्या का इरादा। वीर और अदिति ने घर के अंदर क्या हो रहा है इस पर नजर रखने के लिए आंगन में एक एकांत कोना पाया। वे रमेश के अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं सोच सकते थे, इसलिए वे सहमत हो गए। घर के अंदर रमेश अपनी बेटी को हाथ मुंह धुलाने ले गया और उसकी देखभाल में प्रीति एक सुंदर महिला में बदल गई। फिर उसने अपनी बेटी को सोफे पर बैठने के लिए खींचा, उसे केक खिलाया। घर पर हमेशा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के केक होते थे। जब से उसकी बेटी गायब हुई, रमेश अकेले खाने के लिए हर दिन कुछ खरीदता था। यह आंशिक रूप से खुद को सांत्वना देने के लिए था और आंशिक रूप से एक व्यर्थ आशा से कि शायद एक दिन उसकी बेटी घर आ जाएगी। ये दिन आखिरकार आ गया था। कड़वा दुख रमेश के दिल में भर गया, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। परी, और खाओ। रमेश ने अपनी बेटी को केक खिलाया। पापा, आप भी खाओ। प्रीति ने भी अपने पिता को खिलाया। वह पूरी तरह से एक छोटी बच्ची की तरह थी, सिवाय इसके कि वह एक युवा महिला बन गई थी। उसके भावों और आवाज में बच्चों जैसी सरलता के अलावा कुछ भी नहीं था। प्रीति बहुत खुश थी। उसके मुंह के कोनों पर अभी भी क्रीम लगी थी।
वह भूख से चबाती रही, अपने पसंदीदा केक का स्वाद लेती रही, अपनी हत्यारे की पहचान को पूरी तरह से भूल गई। उसकी याददाश्त घटना से पहले अटक गई थी। क्या ये स्वादिष्ट है? रमेश ने एक प्यार भरी मुस्कान के साथ पूछा। स्वादिष्ट, प्रीति ने मीठी मुस्कान दी, चावल चुगने वाले छोटे चूजे की तरह सिर हिलाया। वीर और अदिति इस दृश्य को देख रहे थे, उनकी आंखें उतार चढ़ाव कर रही थीं। वो अब बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। उसे इस तरह देखकर कौन सोचेगा कि वह के 12 है, जो रक्त कपाल के रैंकों में कुख्यात है। अदिति ने आह भरी, उसका चेहरा सहानुभूति, दया, लाचारी में बदल गया। हाँ, कौन कल्पना कर सकता है कि उसके हाथ कितने पापों से रंगे हैं। वीर का भाव दूर का लग रहा था। अचानक उसने प्रीति के साथ एक आत्मीयता महसूस की, जिसका अनुभव समान था। दोनों अभी घर लौट रहे थे। खून के कर्ज के मामले में वीर के पास अधिक था। बेशक संगठन के भीतर उनके अनुभव अलग थे। प्रीति डूब गई, एक ठंडे खून वाली हत्यारा बन गई, जबकि वीर ने सहन किया, कौशल सीखा और अपने परिवार के प्रतिशोध के लिए संगठन को नष्ट कर दिया। इस बिंदु से उनके भाग्य में भारी अंतर था। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बस इंतजार करते रहेंगे? अगर उसकी याददाश्त घटना से पहले अटकी रहती है तो हम अनिश्चित काल तक उस पर नजर नहीं रख सकते, है ना? अदिति ने पूछताछ की। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। कम से कम रमेश जी और उनकी बेटी को फिर से मिलने का पर्याप्त समय दें। वह जितनी देर इस तरह रहेगी, रमेश जी के लिए उतना ही अच्छा होगा। उसे उन वर्षों के कष्टों के लिए उन्हें सांत्वना देने दें जो उन्होंने सहे। हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं। चलो कुछ न करें, बस परिवर्तनों का निरीक्षण करें, वीर ने कहा। हम बस इतना ही कर सकते हैं। अदिति चुप हो गई। उन्हें अब जबरदस्ती रोकना रमेश के लिए बहुत क्रूर होगा। केक खत्म करने के बाद रमेश ने सक्रिय रूप से अपनी बेटी के स्कूल के दिनों के बारे में बातचीत शुरू की। वह नहीं चाहता था कि वह बहुत अधिक सोचे, इसलिए उसने विषयों को पकड़ा, उसकी माँ के बारे में यादों को ट्रिगर करने से बचने की कोशिश की। इस तरह वह अपनी बेटी के साथ बिताए समय को लंबा कर सकता था। रमेश ने इस गर्म दृश्य को बहुत संजोया। इसका एक सेकंड भी एक महत्वपूर्ण आनंद था। पापा, मुझे अपनी परीक्षा में पहला स्थान मिला। शिक्षक ने मुझे होशियार होने के लिए मेरी प्रशंसा की और कहा कि मैं भविष्य में एक वैज्ञानिक बनूंगी। और पापा, मेरा गायन वास्तव में अच्छा है, मेरे सहपाठी तुलना नहीं कर सकते। पापा, बगल वाले अंकल का बच्चा बहुत शरारती है, उसने मेरा इरेजर भी चुरा लिया। प्रीति की यादें वापस पलट गईं, अपने पिता के मार्गदर्शन में स्कूल से संबंधित कुछ कहानियों को याद करते हुए। मेरी परी सबसे होशियार है, सबसे अच्छी है। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए उस बच्चे को सबक सिखाऊंगा। रमेश दयालुता से मुस्कुराया, हालांकि अंदर ही अंदर वह तड़प रहा था, ये सोचते हुए कि इतनी अच्छी बेटी को ऐसा दुर्भाग्य कैसे हो सकता है। पापा, आप सबसे अच्छे हैं। प्रीति ने अपने पिता की गर्दन को गले लगाया और उनके माथे को चूमा। उन दोनों ने हर चीज और कुछ भी नहीं के बारे में बात की और जल्द ही 1 घंटा बीत गया। वीर और अदिति ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। रमेश ने विषय को कितना भी बदल दिया हो, प्रीति की याददाश्त उसकी माँ पर वापस आने के लिए बाध्य थी, और उसने पूछा, पापा, माँ कहाँ है? वह वापस क्यों नहीं आई? क्या आपने नहीं कहा था कि वह बाहर गई थी? अब तक उसे घर होना चाहिए। मुझे स्कूल जाना है। माँ तुम्हारी नानी से मिलने गई थी। आज रविवार है, इसलिए तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। पापा तुम्हारे साथ घर पर रहेंगे, रमेश ने कहा। रमेश के शब्द केवल बहाने थे, वह केवल यही कह सकता था। उसे नहीं पता था कि उसके शब्द प्रीति को वापस घटना की ओर खींच ले जाएंगे। शब्द माँ प्रीति के दिमाग में विस्फोट कर गया। वह बड़बड़ाई, पापा, आप झूठ बोल रहे हैं। आज रविवार है। माँ मुझे एम्यूजमेंट पार्क ले जाने वाली थी। माँ, वह कहाँ है? वह नानी के घर नहीं गई। जिस दिन प्रीति के साथ घटना हुई थी वह वास्तव में रविवार था, और उसकी माँ उसे एम्यूजमेंट पार्क ले जा रही थी, जिससे त्रासदी हुई। रविवार, माँ, एम्यूजमेंट पार्क, इन 3 बिंदुओं को जोड़ते हुए उसकी याददाश्त अचानक आगे बढ़ गई। अचानक वह एम्यूजमेंट पार्क के दृश्य पर लौट आई। बुरे लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और माँ ने पागलों की तरह उनका पीछा किया। माँ, मदद करो। माँ, मुझे बचाओ। प्रीति का चेहरा अचानक बदल गया, बेहद उत्तेजित, क्रोधित और असहाय हो गया। परी, इसके बारे में मत सोचो, पापा यही हैं। रमेश ने अपनी बेटी को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की। प्रीति ने रमेश को धक्का दिया, जिससे वो सोफे के पीछे गिर गया। रमेश ने जल्दबाजी में खड़ा हो गया, आंसू बह रहे थे, प्यार से कहा, परी, मैं पापा हूँ, पापा के पास आओ। माँ मर गई। मुझे बचाते समय बुरे लोगों ने उसे पुल से नीचे धकेल दिया और एक कार ने उसे टक्कर मार दी। प्रीति रोई, उसकी यादें उसकी माँ की त्रासदी के क्षण पर टिकी हुई थीं। उसके दिमाग में एक छवि दिखाई दी, उसकी माँ की दुखद मृत्यु की। फिर एक और छवि उभरी, जैसे कि समय जम गया हो, अब आगे नहीं बढ़ रहा हो। ये छवि एक आदमी के चेहरे की थी, वह आदमी जिसने उसका अपहरण किया और उसकी माँ को फ्लाईओवर से नीचे धकेल दिया।
इस छवि के बारे में सोचते हुए प्रीति जानलेवा इरादे से भर गई, जिससे उन लोगों को घुटन महसूस हुई जिन्होंने इस हत्या की आभा को महसूस किया। रमेश ने सावधानी से अपनी बेटी की ओर कदम बढ़ाया, उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, बहुत सावधानी से, जैसे कि इस सपने का बुलबुला फूटने का डर हो। वह धीरे धीरे अपनी बेटी के करीब पहुंचा। परी, डरो मत, पापा यहाँ हैं, रमेश ने उत्सुकता से आश्वस्त किया। दुष्ट, तुम एक दुष्ट हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, दुष्ट। प्रीति की नज़र बर्फीली ठंडी हो गई, जैसे ठंडा स्टील रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज रहा हो। इस समय रमेश का चेहरा उस दुष्ट के चेहरे के साथ ओवरलैप हो गया। उसने जो देखा वो अब उसके पिता का चेहरा नहीं था, बल्कि खलनायक का क्रूर चेहरा था। प्रीति की आकृति हिली, रमेश की ओर झपटी। एपिसोड 143, पापा मत रोना। प्रीति के विचार अराजकता में थे, और उस चेहरे के बारे में सोचने के बाद जिसने उसकी मां को नुकसान पहुंचाया था, उसका दिमाग केवल उस नफरत भरे चेहरे से भरा था। इस समय उसकी दुनिया में उसके पिता की धारणा अब मौजूद नहीं थी। उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से एक खलनायक का चेहरा था जो उसे उलझा रहा था, और कोई अन्य विचार नहीं बचा था। प्रीति ने अपने पिता का गला पकड़ लिया, मारने के अवचेतन इरादे से प्रेरित होकर, जिससे उसके पिता का चेहरा तुरंत लाल हो गया क्योंकि घुटन ने उसे जकड़ लिया। वो बोलने में असमर्थ था। रमेश ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, अपनी बेटी को प्यार के अलावा कुछ नहीं, फिर भी लाचारी और आहों से भरा हुआ देखा। शायद इस तरह मरना एक तरह की रिहाई हो सकती है, रमेश ने विचार किया, लेकिन सोचा कि वह अपनी बेटी के हाथों नहीं मर सकता, भले ही उसे कोई पछतावा न हो। जैसा कि वीर और अदिति ने सुझाव दिया था, बेटी को भारी झटका देना विनाशकारी होगा। उसने बहुत अधिक कष्ट सहा था और पितृहत्या का दर्द सहन नहीं कर सकती थी। रमेश ने इस तरह सोचा, लेकिन वह क्या कर सकता था? उसका जीवन और मृत्यु पहले से ही उसकी बेटी के हाथों में थी। उसने अपनी बेटी के साथ गर्मी का एक संक्षिप्त क्षण साझा किया था और संतुष्ट महसूस किया था, लेकिन चूंकि बेटी ने अपराध किया था, इसलिए उसे दंडित किया जाना तय था। उस समय उसे शांति से आराम करने में मदद करनी चाहिए, वह उसे बेनकाब नहीं होने दे सकता था। रमेश की अभी भी अपनी आखिरी इच्छाएं थीं, अपनी बेटी के बाद के परिणामों को संभालने की उम्मीद थी, फिर भी वो इस तरह मरना नहीं चाहता था। प्रीति ने अपने पिता की गर्दन पकड़ ली, उसकी नज़र दुश्मन के प्रति नफरत से भरी हुई थी, जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। उसकी आंखों में खलनायक के चेहरे अस्पष्ट रूप से तैर रहे थे। थोड़ी ताकत के साथ भी ये रमेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। दुष्ट, दुष्ट, प्रीति बड़बड़ाई, उसका मारने का इरादा सभी दिशाओं में उमड़ रहा था। बैंग, वीर और अदिति ने, ये देखते हुए कि कुछ गलत था, दरवाजा तोड़ दिया। बाहर से एक बार में रमेश को प्रीति के हाथ से बचाना संभव नहीं था। जिसका उन्हें डर था वह हो गया। प्रीति ने उन्हें घूरा। इस समय वीर और अदिति की भी उसकी आंखों में खलनायक के चेहरे थे। दुष्ट, दुष्ट, तुम सब दुष्ट हो, प्रीति गुस्से में चिल्लाई। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुम कौन हो? वीर बोला, उसकी नज़र चाकू की तरह तेज थी, उसकी आवाज़ प्रीति के दिल में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। इस समय उसने अपना पूरा ध्यान प्रीति पर केंद्रित कर दिया, एक शक्तिशाली जानलेवा इरादे के साथ सीधे उस पर निशाना साधा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए वीर की नज़र के नीचे केवल जानलेवा इरादा ही किसी को अपना होश खोने, डर से कांपने के लिए मजबूर कर देगा। वीर का इरादा इतना मजबूत था, इसने सीधे प्रीति पर जानलेवा इरादे को डुबो दिया। केवल प्रीति को अकेले निशाना बनाते हुए रमेश विसंगति से अनजान था, लेकिन अदिति ने वीर की आभा में भारी बदलाव को उत्सुकता से पकड़ लिया। ऐसा लगता है कि वो ऊर्जा से भरा है, अदिति ने आश्चर्य और सदमे में वीर को देखा। प्रीति ने अंदर से ठंडक महसूस की, उसका गुस्सा और मारने का इरादा वीर की आभा के नीचे आसानी से घुल गया। इस समय एक भारी भावना उसके शरीर की हर कोशिका के माध्यम से बह गई, जो पूरी तरह से वीर की आभा द्वारा प्रतिस्थापित प्रतीत होती थी, जिससे उसकी आंखों के सामने तैरते हुए खलनायक के चेहरे शून्यता में बिखर गए। यह एक अदृश्य प्रतियोगिता थी, और वीर ने जानलेवा इरादे और आभा के मामले में प्रीति को सफलतापूर्वक हरा दिया। प्रीति ने कुछ विवेक हासिल किया, उसका दिमाग दो आवाज़ों, एक हत्यारा और एक छोटी बच्ची से घिरा हुआ था, जो उसे प्रताड़ित कर रहे थे और उसे फाड़ रहे थे। पापा। उसी समय प्रीति ने आखिरकार देखा कि वह किसका गला घोंटने वाली थी, और भयभीत होकर उसने जल्दी से अपने हाथ ढीले कर दिए। रमेश हिंसक रूप से खांसा, जल्दी से एक तरफ पीछे हट गया, अपनी बेटी को चिंता और आंसुओं से भरी आंखों से देख रहा था। मैं तुम दोनों को पहचानती हूँ, मैं तुम्हारे हाथों में पड़ गई हूँ, खासकर तुम मजबूत हो, प्रीति ने अपने पिता को रिहा करने के बाद कहा। एक हत्यारे में बदल गई क्योंकि उसने वीर और अदिति को देखा, विशेष रूप से वीर पर ध्यान केंद्रित किया। बस जब वीर और अदिति एक नज़र का आदान प्रदान कर रहे थे, कार्य करने के लिए तैयार थे, प्रीति की आवाज़ बदल गई। माँ, माँ मुझे बचाओ। उसकी याददाश्त वापस वहीं चली गई जब उसे दुष्टों ने ले लिया था। हमें क्या करना चाहिए? अदिति ने भ्रूभंग किया। चलो देखते हैं। वीर ने शांति से प्रीति की प्रतिक्रियाओं को देखा।
इस समय प्रीति एक हत्यारे और एक छोटी बच्ची होने के बीच बारी बारी से बदल रही थी। दोनों उस पर हमला करने को सहन नहीं कर सकते थे। पापा, मुझे क्या हुआ है? मुझे डर लग रहा है, मुझे जल्दी बचाओ, दुष्ट मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रीति ने अपने पिता से विनती करते हुए कहा। अब असंगत रूप से बोलना शुरू कर दिया। मेरी बेचारी बेटी, रमेश फूट फूट कर रोया। प्रीति के विचार अराजक थे और अचानक उसने कहा, माँ, मैं माँ को ढूंढना चाहती हूँ। फिर वह भाग गई। जैसे ही वीर कार्य करने वाला था, अदिति ने उसे पीछे खींच लिया। जिस दिशा में वह देख रही है वह जगह है जहाँ फ्लाईओवर है। शायद उसके अराजक विचारों के बीच अभी भी एक जुनून है। चलो उसकी छोटी इच्छा पूरी करते हैं और देखते हैं कि कोई कदम उठाने से पहले वह क्या करेगी। आगे देखते हुए दृष्टि के भीतर वीर उस फ्लाईओवर को देख सकता था जो प्रीति के लिए महत्वपूर्ण आघात रखता था। प्रीति पागलों की तरह दौड़ी, भ्रम और घातक फोकस के बीच बारी बारी से इस दोहरी पहचान के तहत धीरे धीरे फ्लाईओवर के पास पहुंची। वीर, अदिति और रमेश पीछे पीछे चले। रमेश पूरे रास्ते आंसू बहाता रहा। अदिति के निर्देश के तहत आसपास छिपे लोगों ने कोई हरकत नहीं की। फ्लाईओवर पर प्रीति उस स्थान पर खड़ी थी जहां उसकी मां गिर गई थी और एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी। लंबे समय तक विचारों में खोई रही। वीर और अन्य दो पीछे से देख रहे थे। क्या वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है? अदिति ने सोचा। शायद ये संभव है। अगर वह थोड़ा जागती है तो वह आत्महत्या के माध्यम से रिहाई की तलाश कर सकती है। यहाँ आने की उसकी क्षमता छोटी बच्ची और हत्यारे की पहचान के बीच संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें बच्चे की पहचान को अस्थायी लाभ मिलता है। वह जानती है कि उसने क्या किया है और आत्महत्या ही एकमात्र पूर्ण रिहाई लगती है। वीर ने कहा, क्या हम बस देखने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे? रमेश सुन्न होकर बोला। क्या आपके पास कोई अनुरोध है? आइए देखें कि क्या हम उन्हें पूरा कर सकते हैं, अदिति ने पूछा। क्या अनुरोध? रमेश बेहद कड़वा महसूस कर रहा था, जैसे कि उसे ये तय करने के लिए कहा जा रहा हो कि उसकी बेटी कैसे मरेगी। वह अपनी बेटी को मरते हुए कैसे देख सकता था? इस समय प्रीति ने रमेश को देखा। पापा, रो मत, मैं माँ को खोजने जा रही हूँ। मैं नहीं जी सकती, मैं मरना चाहती हूँ। पुल के नीचे एक ट्रक सामने से आ रहा था। प्रीति कूदी, उसका शरीर नीचे गिर गया। बेटी, रमेश निराशा और दुख से भरकर चिल्लाया। अध्याय 144, महाविपत्ति से उबरना। मुंबई की रात हमेशा की तरह हलचल भरी थी, लेकिन आज ये हलचल डर और अनिश्चितता से भरी थी। वीर वर्मा ने अपनी कार की खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी भी आज फीकी लग रही थी। आन्या सिंघानिया उसके बगल में बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हाल ही में हुए हमले ने सिंघानिया ग्रुप को हिलाकर रख दिया था। विक्रम सिंह और काल सर्प का गठजोड़ इतना खतरनाक साबित होगा, किसी ने नहीं सोचा था। वीर, क्या हम सच में इससे उबर पाएंगे? आन्या की आवाज में कंपन था। वीर ने उसका हाथ थामा। उसकी आंखों में अटूट दृढ़ता थी। आन्या, हम जरूर उबरेंगे। ये सिंघानिया ग्रुप पर आया सबसे बड़ा संकट है, लेकिन हम इससे मजबूत होकर निकलेंगे। उसी पल वीर के फोन पर एक संदेश आया। ये छाया दीदी का था। वीर, प्रचंड बाघ गिरोह के कुछ लोग गायब हो गए हैं। लगता है काल सर्प ने उन्हें निशाना बनाया है। वीर की मुट्ठी कस गई। काल सर्प हर तरफ से हमला कर रहा था। सिर्फ सिंघानिया ग्रुप ही नहीं, उसके अपने लोग भी खतरे में थे। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली तूफान अभी आना बाकी था। अगले दिन सिंघानिया ग्रुप की बोर्ड बैठक में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। राजेश खन्ना और सुनील वर्मा जैसे शेयरधारक भी चिंतित थे। विक्रम सिंह ने एक बार फिर कंपनी को हथियाने की कोशिश की थी और इस बार वो लगभग सफल हो गया था। आन्या जी, हमें जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा, राजेश खन्ना ने कहा। कंपनी की साख दांव पर है। आन्या ने गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। वीर, तुम्हारे पास कोई योजना है? वीर खड़ा हुआ। उसकी आंखें कमरे में मौजूद हर व्यक्ति पर टिकी थीं। हमारे पास एक ही रास्ता है। हमें काल सर्प के मुखिया को ढूंढना होगा। जब तक उनका सरगना आज़ाद है, ये खतरा टलेगा नहीं। और मुझे लगता है, मुझे पता है कि वह कहाँ मिलेगा। सबकी निगाहें वीर पर टिक गईं। कहाँ मिलेगा काल सर्प का वो मायावी मुखिया? अध्याय 144, मौत को मात। प्रीति ने छलांग लगा दी थी। अगर वह सीधे ट्रक से टकराती तो अंजाम खौफनाक होता। उसका चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो जाता और उसकी मौत बेहद दर्दनाक होती। वीर वर्मा यह मंजर चुपचाप नहीं देख सकता था। भले ही प्रीति को मरना हो, लेकिन उसे कम से कम एक सम्मानजनक मौत मिलनी चाहिए थी, ताकि उसका शरीर क्षत विक्षत न हो। इससे उसके पिता रमेश जी को थोड़ी तसल्ली रहती। उसी पल वीर ने भी तेजी से हवा में छलांग लगा दी। हवा के बीचों बीच वीर ने प्रीति को पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। सामने से आ रहे ट्रक का चालक ये देखकर सन्न रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह ब्रेक लगाना ही भूल गया। वीर, तुम क्या कर रहे हो? अदिति चिल्लाई। उसे डर था कि कहीं वीर को कुछ हो न जाए। अदिति और रमेश जी फ्लाईओवर के किनारे पर पहुंचे।
उन्होंने देखा कि वीर ने प्रीति को कसकर पकड़ा हुआ है। वीर के पैर सीधे ट्रक के अगले हिस्से पर पड़े। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का बोनट पिचक गया, लेकिन वीर ने उसी दबाव का इस्तेमाल किया और 3 गुना ऊंची छलांग लगा दी। ट्रक उनके नीचे से सनसकाता हुआ निकल गया, लेकिन वीर का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया और वह सड़क पर लुढ़कते हुए गिरा। ट्रक पूरी रफ्तार में था और अचानक हुए इस कारनामे से वीर को भी झटका लगा था। जैसे ही वीर जमीन पर टिका, प्रीति ने खुद को छुड़ाया और वीर को घूरने लगी। ये रफ्तार, ये प्रतिक्रिया वाकई अद्भुत है। अगर मैं कूदती तो प्रीति को बचाना तो दूर, उसे पकड़ भी नहीं पाती। अदिति हैरान थी। कुछ देर बाद वह फीकी हंसी हंसी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह विशेषज्ञ है जिसकी मैं प्रशंसा करती हूँ। वो समझ नहीं पा रही थी कि वीर के इस कारनामे को कैसे बयां करे। तभी एक चीख गूंजी। ये ट्रक चालक की आवाज़ थी। उसका ट्रक सड़क के किनारे लगे अवरोधक से जा टकराया था। चालक का दिमाग अभी भी उस परछाई में उलझा था जो पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने से गुजर गई थी। वो बुरी तरह घबराया हुआ था। अदिति और रमेश जी रास्ता ढूंढकर नीचे आए और वीर व प्रीति की ओर दौड़े। रास्ते की नाकाबंदी करो, एम्बुलेंस को बुलाओ, अदिति ने अपने पुलिस बल को आदेश दिया। दूर छिपे पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आ गए। प्रीति की नज़रों में वीर अब भी एक खलनायक था। वह चिल्लाई, मर जा, मैं तुझे जान से मार दूंगी। वीर बिल्कुल शांत था। जैसे ही प्रीति का हमला उस पर होने वाला था, वह तेजी से घूमा और अपनी हथेली से प्रीति की गर्दन पर एक जोरदार वार किया। वह तुरंत बेहोश हो गई। प्रीति की आंखें पथरा गईं और वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी अदिति और रमेश जी वहां पहुंच गए। अदिति ने घबराहट में पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, वीर ने लापरवाही से कहा। क्या तुम कुछ करने से पहले मुझे बता नहीं सकते थे? अगर तुम्हें गाड़ी टक्कर मार देती तो मैं आन्या को क्या जवाब देती? क्या वो मुझे जिंदगी भर नहीं कोसती? अदिति गुस्से और चिंता में मिली जुली थी। उस पल वो वाकई डर गई थी। तुम ज्यादा सोच रही हो, वीर ने शांत भाव से कहा। उसने अदिति की चिंता देख ली थी, लेकिन वीर को कुछ हो जाए, ये कैसे संभव था? रमेश जी ने अपनी बेटी को संभाला और डरते हुए पूछा, क्या मेरी बेटी मर चुकी है? उन्होंने मन ही मन इस अंजाम की तैयारी कर ली थी, लेकिन अगर उनकी बेटी सचमुच मर जाती तो उसे स्वीकार करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता। नहीं, वह सिर्फ बेहोश है, वीर ने धीरे से कहा। रमेश जी ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। कांपते हुए उन्होंने पूछा, आप मेरी बेटी के साथ क्या करने वाले हैं? अदिति ने मन ही मन सोचा, जाहिर है इसे मारना ही होगा। इस खतरे को जिंदा रखना मतलब दूसरों और खुद को नुकसान पहुंचाना है। जीना इसके लिए सजा है, मुक्ति ही इसके लिए सबसे अच्छा अंजाम है। लेकिन उसने यह बात जुबान पर नहीं लाई। अगर यह हमेशा एक छोटी बच्ची की मानसिक स्थिति में रहे, एक नई शुरुआत करे, तो क्या आपके पास इसे बचाने का कोई रास्ता है? वीर ने अदिति से पूछा। रमेश जी की आंखों में चमक आ गई। वो उम्मीद भरी नजरों से अदिति और वीर की ओर देखने लगे। अदिति चौंक गई और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे यह अपने भयानक अतीत को भूल जाए और फिर कभी किसी की जान न ले? हाँ, मैं इसकी मदद कर सकता हूँ कि यह अपने अतीत को पूरी तरह भूल जाए। इसकी यादें वहां से शुरू होंगी जब यह एक छोटी बच्ची थी। उस हादसे से पहले ये फिर से जी सकेगी। इसका दिमाग धीरे धीरे फिर से विकसित होगा, लेकिन अभी यह एक वयस्क है, इसलिए इसे देखभाल की जरूरत होगी। वीर को दया आ गई थी। अपनी चिकित्सा विद्या से वह स्वाभाविक रूप से प्रीति की दर्दनाक यादों को मिटा सकता था। यह फैसला उसने काफी सोच विचार के बाद लिया था। प्रीति और उसके खुद के अनुभवों में समानता थी और वह रमेश जी को दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी शक्ति का योगदान देने का फैसला किया। अब यह अदिति पर निर्भर था कि वह प्रीति को बचा सकती है या नहीं, क्योंकि प्रीति के अपराध बहुत गंभीर थे। डॉक्टर हरीश कपूर जैसे लोग भी तुम्हें दिव्य वैद्य कहते हैं। तुम्हारी चिकित्सा कौशल वाकई लाजवाब है। मैं तो भूल ही गई थी। अगर तुम्हें भरोसा है तो तुम निश्चित रूप से इसकी मदद कर सकते हो, अदिति ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। रमेश जी को अपनी बेटी के जीने की उम्मीद दिखी। उन्होंने जल्दी से अपनी बेटी को एक तरफ लिटाया और वीर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी ने बहुत बड़े गुनाह किए हैं, वो मौत की हकदार है, लेकिन अगर वह एक बच्ची बनकर जी सकती है और उसे कुछ याद नहीं रहेगा, तो कृपया उसकी मदद करें, रमेश जी ने विनती की। वीर अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन अदिति ने जल्दी से रमेश जी को उठाया। काका, मैं कोई रास्ता निकालूंगी, कृपया आप पैर मत पकड़िए, मुझे पाप लगेगा। वीर जानता था कि कानूनी मामलों में वह मदद नहीं कर सकता, सिर्फ अदिति ही कुछ कर सकती थी। रमेश जी का अदिति पर दबाव डालना सही था। अगर यह अपनी दर्दनाक यादें भूल जाती है और एक बच्ची बन जाती है, तो शायद यह आपके पास रह सकती है। एक बार इसका इलाज हो जाए, मैं कुछ जांच करवाऊंगी, फिर इसे जीने देना असंभव नहीं होगा। अदिति ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह बेचारे रमेश जी को देख रही थी और समाधान सोच रही थी। उसे भी प्रीति की हालत पर बहुत तरस आ रहा था।
अगर प्रीति अभी भी एक हत्यारे जैसी होती तो अदिति उसे 100 बार मारने में भी नहीं हिचकिचाती, लेकिन अब उसे लगा कि प्रीति दया की पात्र है। असली गुनहगार तो वो लोग थे जिन्होंने प्रीति को हथियार बनाया। एक तरह से प्रीति भी एक शिकार थी। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रमेश जी रो पड़े। काका, आपको हिम्मत रखनी होगी, वरना हम इसे आपको सौंपने का जोखिम कैसे उठाएंगे। अगर यह एक बच्ची बन जाती है तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, अदिति ने समझाया। हाँ हाँ, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी जान है। मैं अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे दोबारा किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती मैं मरने की भी हिम्मत नहीं करूंगा, रमेश जी ने भरोसा दिलाया। इस समय तक पुलिस ने सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया था। ट्रक की वजह से यातायात पर बहुत असर पड़ा था और चालक भी बेहोश हो गया था। अदिति ने कुछ जरूरी निर्देश दिए और फिर रमेश जी के घर की ओर चल पड़ी। रमेश जी ने अपनी बेटी को थाम रखा था, उनके चेहरे पर मुस्कान थी और दिल खुशी से भरा हुआ था। यह मामला इस तरह खत्म हुआ और शायद यही सबसे अच्छा परिणाम था। अदिति के पास प्रीति को बचाने का रास्ता था, लेकिन शर्त यह थी कि वीर को प्रीति की उन दर्दनाक यादों को पूरी तरह मिटाना होगा, वरना सब बेकार हो जाएगा। अदिति ने तिरछी नजरों से वीर को देखा, उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। अध्याय 142, दिल की मासूमियत। क्षमा करें, इनपुट में कहानी का पाठ नहीं दिया गया था। कृपया अध्याय की सामग्री पेस्ट करें ताकि मैं उसे भारतीय शैली में रूपांतरित कर सकूं। एपिसोड 145, मासूम दिल। प्रीति के घर पर उसके पिता रमेश बैठक में बैठे थे और बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। समय समय पर उनकी बेटी की चीखें बाहर आ रही थीं, जिससे वे और भी अधिक बेचैन और भयभीत हो रहे थे। बेडरूम में अदिति चौहान ने प्रीति को मजबूती से पकड़ रखा था, जबकि वीर वर्मा की उंगलियां तेजी से चल रही थीं। वह प्रीति के सिर पर मर्म बिंदुओं को खोज रहा था और पूरी ताकत से दबाव डाल रहा था। सिर के मर्म बिंदु शरीर के अन्य हिस्सों से अलग होते हैं और अत्यंत संवेदनशील होते हैं। वीर बहुत सावधानी से दिव्य बिंदु विद्या का प्रयोग कर रहा था। प्रीति तीव्रता से संघर्ष कर रही थी, दर्द असहनीय था और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। अदिति की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, वह लगभग थक चुकी थी। यदि उसका स्वाभिमान उसे खड़ा न रखता तो शायद वह प्रीति को पकड़ भी न पाती। प्रीति की चीखें सुनकर वो उस भीषण दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकती थी जो प्रीति सह रही थी। यहाँ तक कि कठोर स्वभाव वाली प्रीति भी इस स्तर की पीड़ा से तड़प उठी थी, जो उसके कष्ट की तीव्रता को दर्शाता था। ये ध्यान देने योग्य बात थी कि जब अदिति ने प्रीति पर कठोर पूछताछ के तरीके अपनाए थे, तब प्रीति ने अपने फौलादी इरादों के साथ ठंडी आहों के अलावा दर्द की कोई आवाज नहीं निकाली थी। लेकिन अब स्थिति अलग थी। 15 मिनट बाद वीर और अदिति बेडरूम से बाहर निकले। प्रीति में अब मानसिक असंतुलन का कोई लक्षण नहीं था। इस क्षण प्रीति की मानसिकता एक छोटी बच्ची जैसी हो गई थी। सब हो गया? रमेश ने अपना पसीना पोंछते हुए पूछा। अपनी बेटी की चीखें सुनकर उनका दिल लगातार तनाव में था। उन दोनों को बाहर आते देख और बेटी को शांत पाकर उन्हें अंततः राहत महसूस हुई। हाँ, वीर ने सिर हिलाया। जल्दी से बैठ जाए, पानी पी लीजिए और पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, रमेश ने उत्सुकता से व्यवस्था की। वीर ऊर्जा से भरा हुआ था, इसके विपरीत अदिति बुरी तरह थक चुकी थी। अजीब है, अदिति ने वीर की ओर देखा, जो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, और वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी। वो सोफे पर लेट गई, पानी पीते हुए अपनी थोड़ी तेज सांसों को नियंत्रित करने लगी। वीर भी बैठ गया, उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। अभी भी कुछ बातें थीं जो उसे रमेश को समझानी थीं, इसलिए उसे थोड़ा और रुकना पड़ा। प्रीति की दर्दनाक यादें अब मिट चुकी थीं, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति एक छोटी बच्ची जैसी थी, जबकि क्षमताएं अभी भी एक हत्यारे वाली थीं। यदि दूसरों के साथ कोई आकस्मिक विवाद होता तो निश्चित रूप से नुकसान प्रीति का नहीं होता। आप दोनों अब भूखे होंगे, मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जल्दी से भोजन तैयार कर देता हूँ। कृपया साधारण भोजन को ठुकराइएगा नहीं, रमेश ने कहा और काम में व्यस्त हो गए। वीर और अदिति ने मना नहीं किया। आधी रात से लेकर अब सुबह के 11 बजे तक व्यस्त रहने के कारण उन्हें वास्तव में भूख लगी थी। इसी समय वीर का फोन बजा। ये देखकर कि आन्या सिंघानिया कॉल कर रही थी, उसने जल्दी से उत्तर दिया। जब वीर विला से निकला था तो उसने एक नोट छोड़ दिया था, इसलिए दोनों बहनें स्वाभाविक रूप से चिंतित नहीं थीं। लेकिन चूंकि लगभग दोपहर हो चुकी थी, आन्या ने वीर की स्थिति जानने के लिए कॉल किया था। हेलो आन्या, वीर ने कोमलता से कहा, तुम कहाँ हो? क्या काम हो गया? आन्या ने पूछा। सब सुलझ गया है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, वीर ने उत्तर दिया। आन्या की आवाज़ सुनकर वीर को भीतर से अपनापन महसूस हुआ और आन्या भी वैसा ही महसूस कर रही थी। आन्या का वर्तमान व्यवहार अपने पति की वापसी की प्रतीक्षा कर रही पत्नी जैसा था, जो स्नेह से भरा था। डॉक्टर,
लावण्या मेरे साथ हैं। वह ये पूछने आई थी कि आपके पास नगर अस्पताल जाने का समय कब होगा। आन्या ने वीर के साथ कुछ साधारण बातचीत के बाद विषय बदलते हुए कहा। चूंकि उसने डॉक्टर हरीश कपूर को 3 रोगियों का इलाज करने के लिए अस्पताल जाने का वचन दिया था, वीर स्वाभाविक रूप से अपना वचन नहीं तोड़ सकता था। प्रीति के साथ मामले सुलझने ही वाले थे, और चूंकि वह आते समय कार नहीं लाया था और अदिति के पास निश्चित रूप से काम होगा, प्रीति की स्थिति को संभालना ही अपने आप में एक बड़ा काम था, इसलिए उसके पास वीर को वापस छोड़ने का समय नहीं होगा। बस डॉक्टर लावण्या को उसे लेने के लिए आने दें, और अस्पताल के मामले निपटाने के बाद लावण्या उसे वापस विला छोड़ देंगी। डॉक्टर लावण्या वीर की राय लेने आई थी, ये पूरी तरह से उनकी अपनी इच्छा थी। डॉक्टर हरीश कपूर स्वाभाविक रूप से वीर पर दबाव नहीं डालते। जब तक वीर के पास समय था, डॉक्टर हरीश कपूर स्वाभाविक रूप से उत्सुकता से प्रतीक्षा करते। अब डॉक्टर लावण्या वीर के चिकित्सा कौशल को देखने के लिए और प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चली आई। आधे घंटे बाद उन्हें मुझे लेने के लिए इस पते पर भेज दो, वीर ने आन्या को पता दिया। ठीक है, आन्या ने धीरे से उत्तर दिया, फिर कहा, तुम लगभग कितने बजे तक वापस आओगे? मैं रात का खाना तैयार करूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा और ज्यादा देर नहीं होगी, वीर ने कहा। फोन रखने के बाद वीर ने देखा कि अदिति उसे चमकती आंखों से देख रही थी, और वह पूछे बिना नहीं रह सका, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या वह आन्या थी जो तुम्हारी खबर ले रही थी? अदिति ने मुस्कान के साथ छेड़ा। नहीं, वीर दूसरों के साथ आन्या के बारे में अपने मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहता था। तुम व्यस्त हो और मुझे वापस नहीं छोड़ सकती, और मुझे हॉस्पिटल जाना है, इसलिए मुझे कार बुलानी पड़ी। आन्या की स्थिति अब बहुत खतरनाक है, और सान्या के साथ, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती है, वे भी खतरे में हैं। मुझे संदेह है कि काल सर्प और हत्यारे अंधेरे में छिपे हैं। तुम्हें उन्हें सावधान रहने के लिए कहना चाहिए, और जब तक आवश्यक न हो विला से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अदिति ने कहा। मैं जानता हूँ। काल सर्प के हत्या के प्रयासों की बात सुनकर वीर का मन आशंकित हो गया। एक काम है जिसमें मुझे शायद तुम्हारी मदद की आवश्यकता हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं, अदिति हिचकिचाई। क्या बात है? हिचकिचाना तुम्हारे स्वभाव जैसा नहीं है, वीर ने कहा। क्या हाल ही में बच्चों के गायब होने की घटनाएं नहीं बढ़ी हैं? मुझे डर है कि मैं जल्द ही इस मामले को सुलझा नहीं पाऊंगी, क्योंकि कोई सुराग नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद मांगना चाहती हूँ, अदिति ने अनिच्छा से कहा। वीर ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मेरी मदद करनी होगी। काल सर्प के खतरे से निपटने के बाद और आन्या के प्रोजेक्ट के शिलान्यास समारोह के बाद मेरा मन तुम्हारी सहायता करने के लिए स्वतंत्र होगा। चिंता मत करो, मैं अंधेरे में छिपे काल सर्प के हत्यारों पर विशेष ध्यान दूंगी, अदिति ने जोर से उत्तर दिया। वो वीर से मदद नहीं मांगना चाहती थी, क्योंकि इससे उसे अपनी अक्षमता का एहसास होता था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। रमेश ने भोजन तैयार किया और वीर और अदिति बैठ गए। प्रीति भी एक तरफ बैठ गई, पूरी तरह से एक छोटी बच्ची की आंखों के साथ दोनों को प्यार से देख रही थी। रमेश स्वस्थ लग रहे थे, इतने ऊर्जावान जैसे कि 10 साल छोटे हो गए हों। पापा, ये बड़े भैया और बड़ी दीदी कौन है? प्रीति ने उत्सुकता से पूछा। उसका दिमाग पूरी तरह से एक बच्चे का था, वह वीर और अदिति को पहचानने में असमर्थ थी। उसकी यादों में इन दोनों का कोई नामोनिशान नहीं था। ये पुलिस वाले अंकल और पुलिस वाली आंटी हैं, रमेश ने एक पल के बाद सोच समझकर समझाया। वाह, सच में? बड़े भैया, आपकी बंदूक कहाँ है? क्या यह आपके कपड़ों के नीचे छिपी है? प्रीति ने जिज्ञासा से पूछा। परी तो बहुत होशियार है, तुम्हें कैसे पता चला? वीर, जिसकी नज़र असामान्य रूप से कोमल थी, ने रमेश का अनुसरण करते हुए प्रीति को उसके बचपन के नाम परी से पुकारा। मैंने टीवी पर देखा था, बंदूक हमेशा कपड़ों के नीचे छिपी होती है, केवल बुरे लोगों का सामना करते समय ही निकाली जाती है, प्रीति ने प्यारे अंदाज में कहा, फिर अपनी पलकें झपकाईं और पूछा, बड़े भैया, आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम परी है? तुम्हारे पापा ने मुझे बताया, वीर ने समझाया। रमेश की आंखों के कोनों से 2 गर्म आंसू लुढ़क आए। एपिसोड 143, घिनौना कैंसर। नगर अस्पताल के अस्थि रोग विभाग में एक तीखी आवाज गूंजी। अगर पैसे नहीं हैं, तो इलाज कराने के लिए अस्पताल क्यों चले आते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई धर्मशाला है? निकलो यहाँ से। डायरेक्टर झा ने अपने सामने खड़े साधारण से दिखने वाले दंपति को घृणा भरी नजरों से देखा, उनके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। वह दंपति कोई और नहीं, बल्कि वीर के चाचा यशवंत वर्मा और चाची सुजाता थे। सुजाता की आंखों में आंसू थे और यशवंत का चेहरा अपमान से झुक गया था। सुजाता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, कृपया एक बार देख लीजिए, इनका दर्द बहुत बढ़ गया है। मैंने कहा ना, पहले पैसे जमा करो। डायरेक्टर झा ने फाइल को मेज पर पटकते हुए कहा, बिना एडवांस जमा किए मैं एक भी टेस्ट नहीं करूंगा।
तभी केबिन का दरवाजा खुला और वीर ने अंदर कदम रखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में तूफान उमड़ रहा था। उसने अपनी चाची को रोते हुए और चाचा को अपमानित होते देखा। डॉक्टर, वीर की आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। क्या एक डॉक्टर का यही धर्म है, मरीज का इलाज करने से पहले उसकी जेब टटोलना? डायरेक्टर झा ने वीर को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े, कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं। उसने हंसते हुए कहा, ओह, तो तुम इनका बेटा हो, या कोई और गरीब रिश्तेदार? देखो लड़के, यहाँ नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ। ये प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ इलाज पैसों से होता है, बातों से नहीं। वीर ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। उसने अपना फ़ोन निकाला। तुम्हें लगता है कि तुम इस अस्पताल के मालिक हो? वीर ने पूछा। मैं इस विभाग का डायरेक्टर हूँ, झा ने चिल्लाकर कहा। मैं जिसे चाहूँ इलाज करूँ, जिसे चाहूँ बाहर निकाल दूँ। और तुम क्या कर लोगे? वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे डॉक्टर लावण्या को नंबर मिलाया। हेलो लावण्या, तुम कहाँ हो? वीर ने फ़ोन पर कहा। मैं नगर अस्पताल में हूँ, अस्थि रोग विभाग में। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। डायरेक्टर झा ने ठहाका लगाया। किसे फ़ोन कर रहे हो? पुलिस को या किसी नेता को? बुला लो जिसे बुलाना है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ ही मिनटों में कॉरिडोर में सैंडल की खटखट गूंजने लगी। डॉक्टर लावण्या अपने सफ़ेद कोट में किसी परी जैसी लग रही थी, तेजी से केबिन में दाखिल हुई। उनके पीछे अस्पताल के डीन डॉक्टर हरीश कपूर भी थे। डायरेक्टर झा का चेहरा पीला पड़ गया। डीन कपूर, डॉक्टर लावण्या, आप यहाँ? लावण्या ने झा को नज़रअंदाज किया और सीधे वीर के पास गई। वीर, क्या हुआ? वीर ने यशवंत और सुजाता की ओर इशारा किया। मेरे चाचा और चाची, ये डॉक्टर इनका इलाज करने से मना कर रहा है क्योंकि इनके पास अभी देने के लिए कैश नहीं था, और इसने बदतमीजी भी की। लावण्या की भौहें तन गईं। उन्होंने मेज से यशवंत की फाइल उठाई और उसे पलटा। डायरेक्टर झा, आपने इन्हें महंगी पेनकिलर्स और अनावश्यक टेस्ट क्यों लिखे हैं? इनकी हालत देखकर साफ लग रहा है कि समस्या कुछ और है। डीन कपूर ने आगे बढ़कर फाइल ली। एक नज़र डालने के बाद उन्होंने झा को घूर कर देखा। डायरेक्टर झा, मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी। मरीजों से बदसलूकी और कमीशन के लिए गलत दवाइयाँ लिखना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, वो तो बस, झा हकलाने लगा। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगीं। यू आर फायर्ड, डीन कपूर ने सख्त लहजे में कहा। अपना सामान उठाओ और अभी इसी वक्त अस्पताल से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे खिलाफ मेडिकल बोर्ड में जांच भी बिठाई जाएगी। डायरेक्टर झा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। सुरक्षाकर्मियों ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुजाता ने हाथ जोड़कर डीन और लावण्या का धन्यवाद किया। बेटा, तुम दोनों भगवान बनकर आए हो। लावण्या ने मुस्कुराकर सुजाता का हाथ थाम लिया। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, अब हम हैं ना। लेकिन जब लावण्या ने यशवंत की गहन जांच शुरू की, तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने वीर को इशारे से बाहर बुलाया। कॉरिडोर में लावण्या का चेहरा गंभीर था। वीर, खबर अच्छी नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। वीर का दिल धक से रह गया। क्या हुआ? चाचा जी को लिवर कैंसर है, लावण्या ने बताया, और यह काफी आगे बढ़ चुका है, अंतिम चरण के करीब। वीर सन रह गया। क्या? लेकिन उन्हें तो बस पेट में दर्द था। ये कैंसर बहुत खामोशी से फैलता है, लावण्या ने समझाया। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो सर्जरी, जो बहुत जोखिम भरी है, इस उम्र में और इस स्टेज पर सफलता की संभावना 30% से भी कम है, या फिर हम उन्हें घर ले जाएं और उनकी सेवा करें। वीर ने मुठियां भींच लीं। उसके दिमाग में दिव्य तंत्र की दी हुई विद्याएं कौंधने लगीं। वह मायावी वैद्य था। अगर दुनिया का विज्ञान हार मान ले तो भी वह हार नहीं मान सकता। सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीर ने दृढ़ता से कहा। लावण्या ने उसे हैरानी से देखा। वीर, तुम क्या कह रहे हो? ये कैंसर है, कोई मामूली बुखार नहीं। वीर ने लावण्या की आंखों में देखा। लावण्या, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ, लेकिन तो मुझ पर छोड़ दो, वीर ने कहा। मैं उन्हें ठीक करूंगा, अपनी तरीके से। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था। वह अपनी प्राण शक्ति और चांदी की सुइयों का उपयोग करके यमराज से भी अपने चाचा के प्राण वापस छीन लाएगा। एपिसोड 146। घिनौना कैंसर। प्रीति अब कोई हत्यारा नहीं थी, बल्कि एक मासूम बच्ची के दिमाग वाली लड़की बन चुकी थी। यह उसके लिए एक बड़ा सौभाग्य था, क्योंकि वह अपनी दर्दनाक यादें भूल चुकी थी और उसके पास अब केवल बचपन की खूबसूरत मासूमियत बची थी। प्रीति के पिता रमेश अपनी बेटी से दोबारा मिल पाने की खुशी में भाव विभोर थे। यह उनके बुढ़ापे के लिए सबसे बड़ा सुख था। उन्होंने अपनी बेटी के मासूम और खिलखिलाते चेहरे को देखा और खुशी से रो पड़े। पापा, आप रो क्यों रहे हैं? टीचर कहती हैं कि जो लोग ज्यादा रोते हैं वो मजबूत नहीं होते। प्रीति ने अपनी बड़ी बड़ी उलझन भरी आंखों से अपने पिता की ओर देखा।
बस आंख में कुछ धूल चली गई थी। रमेश ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए बहाना बनाया। ओह, प्रीति ने समझदारी से सिर हिलाया और फिर अदिति चौहान की ओर मुड़कर प्यारे अंदाज में बोली, दीदी, क्या मैं बड़ी होकर आपकी तरह पुलिस ऑफिसर बन सकती हूँ? बिल्कुल, अदिति ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा। पापा, मम्मी कहाँ हैं? मुझे याद है मम्मी ने कहा था कि वो मुझे घुमाने ले जाएंगी। प्रीति की याददाश्त घटना से पहले के समय में लौट गई थी और माँ की यादें थोड़ी धुंधली थीं। मम्मी, हाँ, मैं तुम्हें रात में मम्मी से मिलवाने ले चलूंगा, वो आसमान से हमें देख रही हैं। रमेश ने तुरंत स्थिति को संभाला। तभी वीर वर्मा किचन से एक चाकू लेकर बाहर आया। उसने चाकू प्रीति को थमाया और कहा, परी, जरा इस चाकू को मोड़कर दिखाओ, देखते हैं तुम कितनी ताकतवर हो। ये रमेश बहुत हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वीर क्या कर रहा है। अदिति चुपचाप देख रही थी, वह स्वाभाविक रूप से वीर का इरादा समझ गई थी। मैं ये कैसे करूं? प्रीति ने अपनी मासूम पलकें झपकाई। ऐसे, वीर ने करके दिखाया। प्रीति ने चाकू लिया और वीर के बताए अनुसार थोड़ी सी ताकत लगाई। चाकू तुरंत मुड़ गया। हाथ का ध्यान रखना, रमेश को चिंता हुई, लेकिन अगले ही पल वो हक्का बक्का रह गए। ये कैसे संभव है? क्या वो सच में इतनी ताकतवर है? रमेश आश्चर्यचकित थे। इसकी बचकानी हरकतों पर मत जाए, इसके पास बहुत खतरनाक ताकत है। अच्छी बात यह है कि अगर इसका सामना बुरे लोगों से हुआ तो डरना उन बुरे लोगों को चाहिए, लेकिन अनजाने में ये किसी को चोट न पहुंचा दे, इसलिए आपको इसे समझाना होगा कि जब तक बहुत जरूरी न हो यह अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। और हाँ, इसकी मौजूदा हालत की वजह से कुछ लोग इसका मजाक उड़ा सकते हैं, तो आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। वीर ने रमेश को सचेत किया। अदिति ने कहा, भविष्य में जब आप अपनी बेटी के साथ बाहर जाएं तो कोशिश करें कि अच्छे लोगों के बीच रहें, इसे नाराज न करें। अगर इसने गुस्से में अनजाने में किसी को चोट पहुंचा दी तो वो छोटी बात होगी, लेकिन अगर इसने किसी की जान ले ली तो बहुत बुरा होगा। मैं समझ गया, रमेश ने गंभीरता से सिर हिलाया, उनकी चेतावनियों को गांठ बांध लिया। वह जानते थे कि उन्हें अपनी बेटी की परवरिश पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि ऐसी घटनाओं को कम किया जा सके। भले ही उसका दिमाग बदल गया था, लेकिन एक हत्यारे की ताकत उसकी हड्डियों में गहराई तक बसी थी, जो समय समय पर बाहर आ सकती थी। वीर और रमेश के खाना खाने के बाद फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। बिना ज्यादा सोचे वीर समझ गया कि यह डॉक्टर लावण्या ज्ञानी देवी का फोन है। उसके पास लावण्या का नंबर नहीं था, जरूर उसने आन्या से नंबर लिया होगा। मैं अब चलता हूँ, बाकी सब आप संभाल लेना, वीर ने कहा। जाओ, अदिति ने हाथ हिलाया। रमेश के कृतज्ञता भरे शब्दों के बीच वीर ने घर छोड़ दिया। लावण्या की कार में बैठते ही उसने वीर को एक नटखट नज़र से देखा और बोली, मुझे लगा था कि तुम नखरे दिखाओगे और सर की बातों को गंभीरता से नहीं लोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने वक्त के पाबंद निकलोगे। क्या तुम्हें अपनी पोल खुलने का डर नहीं है? बस गाड़ी चलाओ, मैं चीज़ों को कैसे संभालता हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वीर ने बेरुखी से कहा। उसे लावण्या बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उसके प्रति कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। क्या तुम सच में मर्द हो? मैं तुम्हें लेने के लिए इतनी दूर गाड़ी चलाकर आई और तुम थैंक यू तक नहीं बोल सकते, ऊपर से यह एटीट्यूड दिखा रहे हो। क्या तुम्हें तमीज नहीं है? लावण्या नाराज हो गई। मैंने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा था, कुछ लोग खुद ही चले आते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वीर ने शांति से कहा। लावण्या कुछ पल के लिए अवाक रह गई और फिर असंतोष से बोली, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। खैर, मैं तुम्हारे स्तर पर नहीं गिरूंगी। दूसरों को घिनौना कहने से पहले खुद को देखो, शायद तुम्हें लगता है कि तुम घिनौनी हो, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ लोगों को शायद घिनौना कैंसर है, जो आखिरी स्टेज पर है, लाइलाज है, जिससे वो सनकी और बेतुके हो जाते हैं। बीमार तुम हो और तुम्हारा पूरा खानदान। लावण्या फट पड़ी, यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें कार से बाहर धक्का दे दूंगी। मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर तुमने मुझे परेशान करने की जुर्रत की तो मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा और इलाज भी नहीं करूंगा। अगर भरोसा नहीं है तो आजमा कर देख लो, वीर ने सख्ती से कहा। अगर लावण्या एक लड़की नहीं होती तो वीर और भी कम लिहाज करता, इतनी अज्ञानता और ऊपर से इतना घमंड। लावण्या गुस्से से लाल हो गई, उसे लगा जैसे उसका भेजा फट जाएगा। अगर उसने वीर को उकसाया और उसने मरीज का इलाज करने से मना कर दिया तो सर, डॉक्टर हरीश उसे ही दोषी मानेंगे और वह सबकी आलोचना का शिकार बन जाएगी। आमतौर पर कोई भी मर्द उसे देखता तो लट्टू हो जाता, लेकिन वीर, उसने तो उसे पूरी तरह से लाचार कर दिया था। गटर का पत्थर कहीं का, बदबूदार और कठोर। लावण्या ने अपने सीने में उठ रहे गुस्से को दबाया और मन ही मन बड़बड़ाए। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारी मानसिकता बीमार है? एक डॉक्टर होने के नाते क्या तुम्हें यह नहीं पता होना चाहिए? वीर ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। लावण्या चुप हो गई। कम बेइज्जती सहने के लिए उसने वीर को नजरअंदाज करने का फैसला किया। वीर के सामने वह पूरी तरह से शक्तिहीन और गुस्से से भरी महसूस कर रही थी।
मैं मान लेती हूँ कि मेरे आसपास कोई आवारा कुत्ता भौंक रहा है, लावण्या ने खुद को तसल्ली दी, अपनी आध्यात्मिक जीत के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। रास्ते भर दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। नगर अस्पताल। वीर और लावण्या कार से उतरे। डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ चिकित्सा जगत के कई विशेषज्ञ भी थे। लावण्या ने सर को बता दिया था कि वीर अस्पताल आ रहा है, इसलिए डॉक्टर हरीश और बाकी लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर वीर, आप आ गए, स्वागत है, स्वागत है। डॉक्टर हरीश और अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक मुस्कुराते हुए स्वागत किया। मैं बस एक साधारण इंसान हूँ, आपकी मदद करने के लिए सहमत हुआ हूँ। इतने भव्य स्वागत की कोई जरूरत नहीं थी, वीर ने कड़वाहट से कहा। आसपास देखने पर विशेषज्ञों के समूह के अलावा बड़ी संख्या में डॉक्टर और नर्सें भी जमा थीं। ये देखकर वीर को काफी असहजता महसूस हुई। क्या इतने बड़े दिखावे की जरूरत थी? यह वाकई किसी को भी निशब्द कर सकता था। डॉक्टर हरीश वीर के प्रति पर्याप्त सम्मान दिखाना चाहते थे, इसलिए ये भव्य दृश्य तैयार किया गया था। डॉक्टर वीर, कृपया हमें आपको सर्वोच्च सम्मान देने की अनुमति दें, डॉक्टर हरीश ने हंसते हुए कहा। जी हाँ, बिल्कुल, अन्य लोगों ने भी विनम्रता से सहमति जताई। वीर लाचार होकर डॉक्टर हरीश और अन्य लोगों से घिरा हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ। लावण्या अपनी जगह पर सन्न रह गई और एक पल बाद पैर पटकते हुए बोली, क्या इनकी आंखें फूट गई हैं? कोई मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आया? मैं इतनी मेहनत करके इस आदमी को अस्पताल लाई हूँ, क्या यह मेरे लिए आसान था? हीरो गलियारे में एक महिला चेहरे पर हैरानगी लिए वीर की ओर दौड़ी। जैसे ही वीर ने नजर घुमाई, ये वास्तव में कोई ऐसा था जिसे वह पहचानता था। अध्याय 147 विशेषज्ञ की हार। विशिष्ट कक्ष के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, केवल मशीनों की बीप बीप आवाज गूंज रही थी। वीर ने अपने हाथों में थामी हुई चांदी की सुइयों को वापस उनके केस में रखा। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी प्राण शक्ति को शांत किया। बिस्तर पर लेटी हुई सुधा सिंघानिया की सांसें अब स्थिर हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर जो दर्द का भाव था वह अब गायब हो चुका था और एक सुकून भरी नींद ने उनकी आंखों को घेर लिया था। डॉक्टर हरीश कपूर, जो अब तक अपनी सांसें रोके खड़े थे, तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने कांपते हाथों से सुधा की कलाई थामी और उनकी नब्ज जांची। फिर उन्होंने मॉनिटर पर चल रहे जीवन सूचक आंकड़ों को देखा। असंभव। डॉक्टर हरीश के मुंह से बस यही शब्द निकला। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से यह नामुमकिन था, लेकिन मरीज पूरी तरह खतरे से बाहर है। कमरे में खड़ी डॉक्टर लावण्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह वही डॉक्टर थीं जिन्होंने कुछ देर पहले वीर का मजाक उड़ाया था और उसे ढोंगी कहा था, लेकिन अब अपनी आंखों के सामने इस चमत्कार को देख उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वीर ने अपनी आस्तीन नीचे की और शांत भाव से कहा, इलाज पूरा हुआ, अब इन्हें बस आराम की जरूरत है। डॉक्टर हरीश कपूर ने अचानक वीर की ओर देखा। उनकी आंखों में अब वह सम्मान था जो एक शिष्य अपने गुरु के लिए रखता है। वह आगे बढ़े और वीर के सामने लगभग झुकते हुए बोले, मिस्टर वीर, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचानने में गलती की। आपकी यह विद्या, ये तो वही प्राचीन दिव्य मर्म चिकित्सा है ना, जिसके बारे में मैंने केवल किताबों में पढ़ा था? वीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। डॉक्टर कपूर, विद्या कोई भी हो, उसका उद्देश्य केवल जीवन बचाना होता है। डॉक्टर लावण्या ने भी सिर झुका लिया। उनकी आवाज धीमी थी, मिस्टर वीर, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। मैं अपनी अज्ञानता के लिए माफी मांगती हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए था। आन्या सिंघानिया, जो अब तक कोने में खड़ी सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने वीर की ओर देखा। आज उसने वीर का एक ऐसा रूप देखा था जो ऑफिस के उस लापरवाह बॉडीगार्ड से बिल्कुल अलग था। शुक्रिया वीर, आन्या ने धीरे से कहा। वीर ने कंधा उचकाया, जैसे उसने कोई बड़ा काम न किया हो। बॉस, अब मेरी सैलरी से पैसे मत काटना, मैंने एक्स्ट्रा काम किया है। इस गंभीर माहौल में वीर की इस बात ने आन्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। डॉक्टर हरीश ने लावण्या की ओर मुड़कर सख्ती से कहा, डॉक्टर लावण्या, आज तुम्हें एक बहुत बड़ा सबक मिला है। डिग्री और किताबें ही सब कुछ नहीं होती, असली ज्ञान वह है जो जीवन बचा सके। मिस्टर वीर आज के असली विशेषज्ञ हैं और हम उनके सामने कुछ भी नहीं। लावण्या ने नम आंखों से सिर हिलाया। उसे आज अपनी कमियों का एहसास हो गया था। वीर ने हाथ हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। चलो, अब मुझे भूख लगी है। हॉस्पिटल का खाना तो मैं खाऊंगा नहीं। उसके जाने के बाद वार्ड में खड़ा हर शख्स उस दरवाजे को देखता रह गया, जहां से वह साधारण दिखने वाला असाधारण युवक अभी अभी बाहर निकला था। एपिसोड 147 विशेषज्ञों की शर्मिंदगी। वह महिला जिसने वीर को हीरो कहकर पुकारा था, वह बेहद आकर्षक और तेज तर्रार थी। वह कोई और नहीं बल्कि ग्रे वुल्फ बार की लता दीदी थी।
वह ऊपर से तो सख्त दिखने का नाटक करती थीं, लेकिन असल में डरी हुई थीं। उन्हें लगा था कि वीर ने रिया वर्मा को परेशान किया है और वह उसके लिए न्याय मांगने आई थीं। उनका असली नाम लता था और इस पल वीर को चिकित्सा विशेषज्ञों से घिरा देखकर वह पूरी तरह से दंग रह गईं। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें भ्रम हो रहा है, लेकिन ये पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में वीर ही है, वह तेजी से उसकी ओर दौड़ीं। हीरो, तुम यहाँ इस हुलिये में? क्या हीरो बनने के अलावा तुम्हारा कोई और पेशा भी है? लता ने अपनी पलकें झपकाईं, उनकी जिज्ञासा चरम पर थी। तुम हो, वीर ने धीमे स्वर में कहा, उसका रवैया बहुत ही मैत्रीपूर्ण था। रिया वर्मा के साथ लता के अच्छे संबंधों के कारण वह वीर के विशेष ध्यान की हकदार थीं। बिल्कुल, मैं ही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लता ने पूछा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हीरो को मैं अभी भी याद हूँ। मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रही हूँ। वीर का पराक्रम देखने के बाद से उन्होंने मन ही मन उसे हीरो का नाम दे दिया था। मैं यहाँ कुछ रोगियों का इलाज करने आया हूँ, वीर ने गर्मजोशी से कहा। तुम अस्पताल में क्या कर रही हो? और हाँ, मुझे यूं ही हीरो कहना बंद करो। इलाज? तुम ये भी कर सकते हो? लता और भी अधिक हैरान थी। हाँ, वीर ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था। इन विशेषज्ञों से घिरे होने का मतलब है कि तुम जरूर कुछ खास हो। लता ने डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोगों की ओर देखा, वह काफी चकित महसूस कर रही थी। हीरो? क्या डॉक्टर वीर सच में इतने मशहूर हैं? हमें कैसे नहीं पता? वह हीरो कब बन गए? सच में एक रहस्यमय व्यक्ति हैं। डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोग समझ नहीं पा रहे थे। लता के प्रति वीर के व्यवहार को देखते हुए, जो स्पष्ट रूप से उनके प्रति व्यवहार से बेहतर था, उन्हें लता से ईर्ष्या हुई और उन्होंने उसे विशेष महत्व दिया। डॉक्टर हरीश कपूर ने जल्दी से समझाया। डॉक्टर वीर, यह महिला उन 3 रोगियों में से एक की परिजन है। ये जानकर वीर और लता दोनों समझ गए और अचानक उनके रिश्ते में एक और परत जुड़ गई, डॉक्टर और रोगी के परिजन का संबंध। तुम डॉक्टर वीर हो, वो जो मेरे मामा का इलाज कर रहे हैं? लता का मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रोगियों में से एक तुम्हारा रिश्तेदार होगा। वीर भी आश्चर्यचकित था। मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर हरीश कपूर ने पास खड़े एक व्यक्ति को निर्देश दिया। मेरा आदेश आगे बढ़ा दो, इस महिला के मामा के अस्पताल का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। जी सर। एक डॉक्टर जल्दी से काम संभालने चला गया। डॉक्टर हरीश कपूर लता का पूरा नाम नहीं जानते थे, लेकिन अब वो वीर को खुश करने के लिए लता की मदद करने को तैयार थे। डॉक्टर लावण्या ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वीर के आने के बाद से उनके गुरु और अन्य सभी ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था। डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोगों के लिए ऐसा लगता था कि केवल वीर का अस्तित्व है और उनकी उपस्थिति लगभग न के बराबर थी। हीरो? हम? कैसा हीरो? डॉक्टर लावण्या ने वीर को देखते हुए गुस्से में अपने दांत पीस लिए। समूह विशिष्ट कक्ष के बाहर पहुंचा और डॉक्टर हरीश कपूर ने कहा, रोगी अंदर है, आपको जो भी चाहिए बस मांग लें, हम आपको हर आवश्यक चीज उपलब्ध कराएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे इलाज के दौरान रोगी के कपड़े उतारने में मदद करने के लिए कुछ लोगों को तैयार रखें, वीर ने लापरवाही से कहा। बेशक, आप जिन लोगों को ढूंढें वे इतने मजबूत होने चाहिए कि रोगी को पकड़ सकें। लावण्या, तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? जल्दी से डॉक्टर वीर की सहायता के लिए कुछ मजबूत महिला नर्सों को व्यवस्थित करो। 3 में से 2 महिला रोगियों की सहायता तुम करोगी, डॉक्टर हरीश कपूर ने डॉक्टर लावण्या को निर्देश दिया। वीर के इलाज को देखने में सक्षम होना अनगिनत विशेषज्ञों का सपना था। डॉक्टर हरीश कपूर द्वारा अपनी शिष्या का ध्यान रखने पर कई लोगों को ईर्ष्या हुई। ठीक है, डॉक्टर लावण्या काम पर लग गईं। ये वास्तव में उनके लिए एक अच्छा अवसर था, लेकिन केवल रोगियों के कपड़े उतारने में मदद करने का विचार उन्हें परेशान कर रहा था। सोचिए, वह डॉक्टर लावण्या दूसरों की सेवा करने तक सीमित रह गई थी। फिर पुरुष रोगी की देखभाल का काम एक होनहार युवक को सौंपा गया। मूल रूप से डॉक्टर हरीश कपूर यह काम दूसरे शिष्य गौरव मेहरा को देना चाहते थे, लेकिन गौरव मेहरा और वीर के बीच पिछले संघर्ष को याद करते हुए उन्होंने वीर की थोड़ी सी भी नाराजगी का जोखिम न उठाने का फैसला किया और गौरव मेहरा को किनारे कर दिया। डॉक्टर वीर, हमारा एक विनम्र निवेदन है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोगों ने पूछा। औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, बोलिए, वीर उदासीन था। क्या हम दूर से आपका इलाज देख सकते हैं? निश्चिंत रहें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, डॉक्टर हरीश कपूर ने पूछा। जरूर, वीर को कोई आपत्ति नहीं थी। ये बहुत अच्छा है, धन्यवाद डॉक्टर वीर। डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोग रोमांचित थे। वीर के पास उनकी कल्पना से परे चिकित्सा कौशल था। वे वास्तव में उसकी प्रशंसा करते थे और उससे डरते भी थे, ये सोचकर कि वीर शायद उन्हें देखने की अनुमति न दे। उसकी अनुमति से उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। डॉक्टर
हरीश कपूर और अन्य लोगों के पास तेज अवलोकन कौशल था और वे अत्यधिक कुशल थे, जिससे उनके लिए चुपके से सीखना आसान हो गया। वीर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। न केवल डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोगों में उसके चिकित्सा कौशल को सीखने की क्षमता की कमी थी, बल्कि अगर उनमें क्षमता होती भी तो भी यह व्यर्थ होता। वार्ड के अंदर वीर ने अपना इलाज शुरू किया। एक महिला बिस्तर पर निर्वस्त्र लेटी थी, पसीने से लथपथ कई महिला नर्सें उसे पकड़े हुए थीं ताकि वह कोई ऐसा संघर्ष न कर सके जो वीर के इलाज में बाधा डाले। डॉक्टर लावण्या ने अपना दिमाग एकाग्र किया, अपना पूरा ध्यान वीर की उंगलियों की गतिविधियों और तरीकों पर लगाया। महिला नर्सों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, महिला के हिंसक संघर्ष को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। महिला की दर्दनाक चीख गूंज उठी, जो सुनने वालों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। दूर से कई महिला विशेषज्ञ देख रही थीं, उनके चेहरे वीर के इलाज के तरीकों को लेकर उलझन से भरे थे, जो उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से वीर को पुरुष रोगियों का इलाज करते हुए देखने का अवसर लिया, जबकि महिला विशेषज्ञों ने महिला रोगियों को देखा। वे सभी देखने के लिए एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ये केवल रोगी की सहमति के बारे में नहीं था, बल्कि रोगियों के परिवार भी आपत्ति कर सकते थे। उसका इलाज का तरीका बहुत अजीब है, ऐसा कुछ जो कभी देखा या सुना नहीं गया। अगर यह पहले से पता नहीं होता कि उसका चिकित्सा कौशल अविश्वसनीय है, तो मुझे संदेह होता कि क्या वो वास्तव में कोई चिकित्सा जानता भी है। क्या आपने उसकी उंगलियों पर ध्यान दिया? रोगी के शरीर पर जहां भी वे स्पर्श करती हैं, वह एक मर्म बिंदु है, और जिस दबाव और गहराई के साथ वह उन्हें छूता है, वो अलग अलग होता है, जो किसी विशिष्ट पद्धति का पालन करता प्रतीत होता है। ये वास्तव में ऐसा ही है। हम वास्तव में कुएं के मेढक की तरह हैं, मूर्खतापूर्ण तरीके से खुद को विशेषज्ञ मानते हैं, जबकि हमने ऐसी तकनीक का कभी सामना नहीं किया है। वो बहुत रहस्यमय है। आश्चर्यजनक रूप से महिला विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा, प्रत्येक ऐसे विचारों पर विचार कर रही थी। भले ही मैं उसके इलाज के कुछ तरीकों को समझना चाहूं, मैं असहाय हूं, एक महिला विशेषज्ञ ने आह भरी। ऐसा नहीं है कि उनमें प्रतिभा की कमी थी, लेकिन यह बहुत जटिल था। विशेष रूप से रोगी की चीखें, जिन्होंने उन्हें डरा दिया था, उनके शरीर पर रोंगटे खड़े कर दिए थे। अनिच्छा से वे वार्ड से बाहर निकल गईं, अब देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। अध्याय 148 अद्वितीय राष्ट्रनायक दिव्य तंत्र। इनपुट में कहानी की सामग्री नहीं पाई गई। कृपया अध्याय का टेक्स्ट प्रदान करें। एपिसोड 148 अद्वितीय राष्ट्रनायक। आप सब बाहर क्यों आ गए? क्या दिव्य वैद्य वीर ने रोगी को ठीक कर दिया है? महिला विशेषज्ञों को वार्ड से बाहर आते देख डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोगों ने भ्रमित होकर पूछा। वे मन ही मन सोच रहे थे कि यह तो अविश्वसनीय रूप से तेज था। नहीं, एक विशेषज्ञ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हम में आगे देखने की हिम्मत नहीं थी। रोगी की चीखें इतनी तीखी थीं कि वे आत्मा को भेद रही थीं, जिससे हम सिहर उठे और हमें घबराहट होने लगी, इसलिए हमें पहले निकलना पड़ा। आप चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, बेडसाइड युद्ध क्षेत्र के अनुभवी हैं, अब आप कैसे डर गए? प्रोफेसर डोंगरे ने घूरते हुए कहा। उन्हें ये सब बहुत अविश्वसनीय लग रहा था। एक व्यक्ति ने उदासी से कहा, आपने वो चीखें नहीं सुनी? वे भूतों के रोने जैसी थीं, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मानो अनगिनत आत्माएं आपको जकड़ रही हों। इसने हमें कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या ये वास्तव में इतना भयानक है? एक पुरुष विशेषज्ञ को विश्वास नहीं हुआ। आप थोड़ी देर में खुद महसूस करेंगे, और तब आपको पता चलेगा कि वहां होना कैसा लगता है। चश्मा लगाए एक महिला विशेषज्ञ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। दृश्य थम सा गया। चाहे वो अभी अभी वार्ड से बाहर आए विशेषज्ञ हों या डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य, वे बेहद हैरान थे। क्या ये वास्तव में इतना भयानक है? क्या ये सिर्फ रोगी की कराह नहीं है? क्या ये हमारे लिए आम बात नहीं है? कोई संदेह से भरा था। डॉक्टर हरीश कपूर ने पूछताछ की, आपकी राय में दिव्य वैद्य वीर का चिकित्सा कौशल कैसा है? महिला विशेषज्ञों ने अपनी नज़रें मर्म चिकित्सा में अनुभवी एक विशेषज्ञ की ओर घुमाई, जैसा कि डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य ने किया। उसने धीरे से बोलना शुरू किया, दिव्य वैद्य वीर का चिकित्सा कौशल विशाल और गहरा है, अथाह है। सीधे शब्दों में कहूं तो मुझे शर्म आती है, हमने उनकी मर्म चिकित्सा पद्धति को पहले कभी नहीं देखा। केवल उस पहलू से मैं उनके बराबर नहीं हूं। सांस खींचने की आवाज सुनाई दी, जिससे कई दिल जोर से धड़कने लगे। यहां तक कि मर्म चिकित्सा विशेषज्ञ ने भी यह कहा, जो स्पष्ट रूप से वीर के चिकित्सा कौशल की महारत को दर्शाता था। क्या ये वास्तव में इतना अद्भुत है? आप देश के शीर्ष अधिकारियों में से एक हैं। प्रोफेसर डोंगरे ने भारी सांस ली। ये सिर्फ अद्भुत नहीं है, यह व्यवहारिक रूप से दैवीय शिल्प कौशल और प्राकृतिक सुंदरता है। मर्म चिकित्सा में दिव्य वैद्य वीर की उपलब्धियों को गगनचुंबी माना जा सकता है। मैं भी उनकी पद्धति को गुप्त रूप से सीखना चाहती थी, लेकिन पूरी तरह से भ्रमित हो गई। चाहे वह हेरफेर का बल हो, उसके पैटर्न हो, या मर्म बिंदुओं की गहराई को संभालने में सटीकता हो, वे मेरी समझ से परे हैं, बहुत जटिल हैं।
दिव्य वैद्य वीर की तुलना में मेरा चिकित्सा कौशल आकाश और पाताल जैसा है। महिला विशेषज्ञ ने ईमानदारी से अपनी प्रशंसा व्यक्त की। क्या वो वास्तव में इतने अद्भुत हैं? ऐसा लगता है कि दिव्य वैद्य वीर का चिकित्सा कौशल हमारी अपेक्षाओं से परे है। डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य हैरान थे। प्रोफेसर डोंगरे ने खुद को संभाला और गंभीरता से पूछा, आपके अनुभव में दिव्य वैद्य वीर की मर्म चिकित्सा पद्धति की प्रभावशीलता क्या है? मेरी प्रारंभिक अंतर्दृष्टि यह है कि दिव्य वैद्य वीर मर्म बिंदुओं के माध्यम से शरीर की संभावित प्रणाली को ट्रिगर करते हैं, जिससे शरीर को स्वचालित रूप से उपचार कारक उत्पन्न करने की अनुमति मिलती है, जो बीमारी को दूर भगाते हैं। महिला विशेषज्ञ ने विश्लेषण किया, हालांकि ये सिर्फ मेरा अनुमान है। ये जानना होगा कि मानव शरीर की क्षमता अनंत है, लेकिन अब तक दुनिया में कोई भी मर्म चिकित्सा के माध्यम से क्षमता को उत्तेजित करने में कामयाब नहीं हुआ है। इसलिए मैं दिव्य वैद्य वीर के कौशल के रहस्यमय पहलू के बारे में निश्चित नहीं हो सकती। मैं समझ गया। डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य ने आश्चर्य में विचार किया, जटिल भावनाओं के साथ वार्ड की ओर देखते हुए। वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति। कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक दिव्य वैद्य हैं, जिनके पास अद्वितीय चिकित्सा कौशल है। वे एक राष्ट्रीय धरोहर हैं, हमसे परे हैं। आहें गूंज उठी। वैसे डीन कपूर, क्या आपने पहले नहीं बताया था कि आप एक यूरोपीय टाइकून से मिले थे जिसे पेट का कैंसर था और वह ठीक हो गया था? उस टाइकून को ठीक होने से पहले नरक जैसी यातना से गुजरना पड़ा था, लेकिन दिव्य वैद्य वीर स्पष्ट रूप से रोगी को बहुत अधिक पीड़ित नहीं होने देते, केवल कुछ दर्दनाक चीखें। इस बिंदु से दिव्य वैद्य वीर का कौशल उन डॉक्टरों से कहीं आगे है, एक विशेषज्ञ अचानक बोला। डॉक्टर हरीश कपूर ने थोड़ी देर विचार किया और गंभीरता से कहा, अभी के लिए दिव्य वैद्य वीर के बारे में बात नहीं करते हैं। पेट के कैंसर के इलाज की खोज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हमें चिकित्सा की दुनिया में नाम कमाने के लिए अपना सब कुछ देना होगा। एक पल में विशेषज्ञों का एक समूह ऊर्जावान और उत्साह से भर गया। वीर ने 2 महिला रोगियों को ठीक किया, फिर पुरुष रोगी का इलाज किया। डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य दूर से देख रहे थे, उनके कानों में गूंजती तीखी चीखें सुन रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन महिला विशेषज्ञों की बातें अतिशयोक्ति नहीं थीं, ये वास्तव में भयावह था। डॉक्टर लावण्या ज्ञानी देवी वार्ड के बाहर खड़ी थीं, गहरे विचार में। चिकित्सा में उनकी प्रतिभा उच्च थी। वीर को 2 महिला रोगियों को ठीक करते हुए देखना और खुद डटे रहना, मतलब वह दृढ़ थीं। वीर के चिकित्सा कौशल को गुप्त रूप से सीखने के लिए इस कठिनाई को सहने को तैयार थीं। हालांकि डॉक्टर लावण्या की निराशा के लिए वीर की मर्म चिकित्सा पद्धति के उनके करीबी अवलोकन से बहुत कम लाभ हुआ। वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति। इससे पहले कि नर्सों ने रोगी को नीचे दबाया, उन्होंने नर्सों को अपने कान बंद करने के लिए कहा। मुझे उस समय नहीं लगा कि यह कोई बड़ी बात है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि यह आवश्यक था। डॉक्टर लावण्या ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वीर की चिकित्सा कौशल में श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए वास्तविक दृढ़ विश्वास के साथ। डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोगों में से कुछ भी दिमाग को भेदने वाली चीखों को सहन नहीं कर सके और समय से पहले वार्ड छोड़ गए। वीर वार्ड से बाहर निकले और तीनों मरीज ठीक हो चुके थे। दिव्य वैद्य वीर, हमने होटल में भोज तैयार किया है। क्या हम खाएं और बातचीत करें? हमारे पास कई प्रश्न हैं जिनके लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, डॉक्टर हरीश कपूर ने अनुरोध किया। उन्होंने भोज जल्दी तैयार किया था, ईमानदारी से और औपचारिकता से नहीं। यदि वीर उन्हें अनुग्रहित कर सकते तो वीर के साथ उनका संबंध स्वाभाविक रूप से सुधर जाता, जिससे उन्हें बहुत लाभ होता। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अन्य मामलों पर ध्यान देना है। मुझे वापस जाना होगा, वीर ने मना कर दिया। हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं? आपने हमारी इतनी मदद की है और आपने खाने या पीने का एक घूंट भी नहीं लिया। हम शर्मिंदा महसूस करते हैं, प्रोफेसर डोंगरे ने स्वीकार किया। मैं बीमारियों का इलाज कर सकता हूं, लेकिन मैं शोध के मामलों को नहीं समझता। क्या आप संतोषजनक शोध परिणाम प्राप्त करते हैं? ये भविष्य में आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। वीर ने जाने की जिद की। डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य की शिष्टाचार के प्रति उदासीन। हालांकि उनके शब्दों ने सूक्ष्मता से संकेत दिया कि उन्हें शोध के मामलों के बारे में परेशान नहीं करना चाहिए, जिसे डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य स्पष्ट रूप से समझ गए। लावण्या, जल्दी जाओ और दिव्य वैद्य वीर को विदा करो, डॉक्टर हरीश कपूर ने डॉक्टर लावण्या को पुकारा। चूंकि वीर जा रहे थे, वे उन्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकते थे, क्योंकि इसका निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता। वीर को नाराज करना वांछनीय नहीं होगा। ओह डॉक्टर, लावण्या ने कड़वाहट से उत्तर दिया। वास्तव में एक दिव्य वैद्य। डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य की उत्सुक नजरों के नीचे वीर चले गए। वापसी का रास्ता खामोश था। डॉक्टर लावण्या बोलना चाहती थीं, लेकिन कई बार रुक गईं। वीर के उदासीन व्यवहार को देखकर वह उनसे चिकित्सा कौशल सिखाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, इसलिए वो अनुपस्थित सी लग रही थीं। विला के बाहर वीर कार से उतरे और उसकी ओर चले। मैं पहले ही उनकी मर्म तकनीक को समझ चुकी हूँ। उनके बिना मैं निश्चित रूप से अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ।
मुझे उनसे क्यों पूछना चाहिए? डॉक्टर, लावण्या ने जिद्दी होकर घोषणा की। वीर को डॉक्टर लावण्या के इरादों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विला में प्रवेश करते हुए उन्होंने 4 महिलाओं को जोश से बातचीत करते देखा। एपिसोड 149, सुंदरता की कद्र। आन्या सिंघानिया, उसकी बहन सान्या, छाया और रोशनी, चारों महिलाएं काफी जीवंत थीं। अच्छा, बहुत अच्छा, ये दृश्य काफी खूनी है, काफी हिंसक है और काफी चौंकाने वाला है। सान्या सिंघानिया ने ताली बजाते हुए अपने पैर थपथपाए। वो छाया द्वारा किसी को पीटने का वीडियो देख रही थी और एक यथार्थवादी फिल्म शूट करने की चाह रखने वाली के रूप में उसे लगा कि उसने इस समय बहुत कुछ हासिल कर लिया है। यदि इन दृश्यों को थोड़ा संपादित और संसाधित किया जाता तो निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म बनती जो पूरे मनोरंजन उद्योग को हिला सकती थी। इसके लिए उसने वीर और उसकी शिष्या पर अपनी नज़रें जमाईं। छाया ने उसे वीडियो दिया और वीर ने गुप्त रूप से एक छोटा कैमरा लगाया था। वीर जो आश्चर्य उसके लिए लाने वाले थे वे निश्चित रूप से आश्चर्यजनक होने वाले थे। थोड़ी लेडी लाइक सभ्य बनो, क्या तुम्हें हंसी का पात्र बनने का डर नहीं है? आन्या सिंघानिया ने असहाय होकर कहा। हम सब अपने ही लोग हैं, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? डरने की कोई जरूरत नहीं है। सान्या लापरवाही से हंसी। छाया और रोशनी ने एक दूसरे को देखा। राष्ट्रीय देवी की इस बचकानी मानसिकता को देखकर ईर्ष्या महसूस की, लेकिन असहाय भी। दोनों महिलाओं को सान्या की मानसिकता से ईर्ष्या थी। उनके अनुभवों ने उन्हें उसकी तरह लापरवाह होने से रोक दिया था। जब वीर दिखाई दिए तो चारों महिलाएं अचानक दंग रह गईं। गुरुजी, छाया और रोशनी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करने के लिए दौड़ीं। तुम लोग यहाँ हो? वीर ने कहा। हाँ गुरुजी, मैंने उस बुरे आदमी से निपट लिया जिसने मुझे परेशान किया था, वही जिसे आपने इतना डरा दिया था कि उसने पैंट गीली कर दी थी। छछूंदर, छाया ने खुशी से कहा। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक छोटी मछली थी। जो बुरे लोग वास्तव में तुम दोनों को परेशान करना चाहते हैं उन्होंने अभी तक कोई वास्तविक चाल नहीं चली है, वीर ने कहा। अपनी महिला शिष्या और उसके प्रेम को देखकर उसका दिल कड़वाहट से भर गया। डर था कि वे बहुत जल्दी जश्न मना रहे होंगे। गुरुजी, चिंता मत करो, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। आपके प्रशिक्षण के साथ मैं अब काफी मजबूत हूं। मैं गारंटी देती हूं कि मैं बड़ी संख्या में लोगों को हरा सकती हूं। छाया ने आत्मविश्वास से कहा। भले ही प्रचंड बाघ गिरोह का तीसरा सरगना खुद आ जाए, मैं नहीं डरती। आत्मसंतुष्ट मत हो, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। वीर छछूंदर के भाग्य के प्रति उदासीन थे, लेकिन उन्होंने प्रचंड बाघ गिरोह के बारे में थोड़ा सुना था और जानते थे कि उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। छाया के अति आत्मविश्वास को देखकर उन्हें उसके अहंकार पर आह भरनी पड़ी। आपकी तुलना में गुरुजी मैं कमजोर हूँ, लेकिन हमारे सर्कल में मैं अब मामूली प्रसिद्ध खंजर दीदी नहीं हूँ। इतना काफी है कि कई लोग मुझसे डरें, छाया ने बहुत खुशी के साथ कहा। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कमजोर हो जब तुम पीड़ित होगी। वीर ने और कुछ नहीं कहा। चूंकि छाया इतनी अहंकारी थी उसने उसे रहने दिया। उम्मीद है कि कठिनाइयों का सामना करने के बाद वह समझ जाएगी कि हमेशा कोई बेहतर होता है, अधिक सलाह बेकार होगी। वो छाया और अन्य लोगों को दरकिनार कर अपने आप बैठ गए। गुरुजी, चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी। छाया ने अपने गुरु के पीछे से वादा किया। आन्या ने वीर की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम वापस आ गए, सब कुछ सुलझा लिया? हाँ, वीर ने सिर हिलाया। आन्या पर उसकी नज़र बहुत कोमल थी। तुम्हें वापस किसने भेजा? यह क्षेत्र विला का है, आमतौर पर यहाँ बहुत सी कारें नहीं आती हैं, आन्या ने पूछा। डॉक्टर लावण्या, वीर ने नाम का उल्लेख किया। आन्या उत्सुक थी, वो अंदर क्यों नहीं आई? यह अजीब है, यह उसके चरित्र जैसा नहीं है कि वह हमारी दहलीज तक पहुंचे और बैठने के लिए अंदर ना आए। उसका वाक्यांश काफी अस्पष्ट था। हमारी दहलीज, उन दो शब्दों ने ऐसा कहा जैसे विला उसका और वीर का घर हो। शायद कुछ काम था। वीर की आंखों में शरारत चमक उठी। कुछ तो हुआ होगा, है ना? शायद उसे तुम्हारे हाथों कुछ नुकसान हुआ और वह तुम्हें देखने में बहुत शर्मिंदा है। आन्या और अधिक उत्सुक हो गई। उसकी यह सबसे अच्छी दोस्त वास्तव में दिलचस्प थी, वह भी इतनी स्त्रैण कब हो गई? वीर ने कहा, मैंने कुछ चिकित्सा कौशल का प्रदर्शन किया जिससे वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गई। वापस आते समय मैंने देखा कि वह मुझसे चिकित्सा कौशल सिखाने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वह बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसलिए उसने अपनी पूंछ दबाई और चली गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आन्या हंसी। एक शब्द भी नहीं? वीर ने सिर हिलाया। ये वास्तव में उचित है। उसके स्वभाव के साथ वह संभवतः पूछने के लिए अपना चेहरा नीचे नहीं कर सकती थी। केवल चिकित्सा में बहुत बेहतर होने से ही उसे थोड़ा व्यवहार कुशल बनाया जा सकता है। आन्या अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बहुत अच्छी तरह समझती थी। वीर और आन्या को नहीं पता था कि जल्द ही डॉक्टर लावण्या व्यक्तिगत रूप से मदद के लिए उनके दरवाजे पर आएगी, चिकित्सा कौशल सीखने के लिए नहीं बल्कि एक जीवन बचाने के लिए। डॉक्टर लावण्या अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हुए मर्म चिकित्सा पद्धति में महारत हासिल करना चाहती थी।
बहुत प्रयास और शोध के बाद उसने सोचा कि उसने कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन लगभग एक रोगी को मार डाला, जिससे उसे अपना चेहरा नीचे करने और वीर से पूछने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय डॉक्टर लावण्या की अभिव्यक्ति बहुत काली थी। लेकिन ये बात की कहानी है, अभी चर्चा नहीं की जाएगी। सान्या चिल्लाई और वीर से कैमरा ले लिया, फिर वीडियो चलाना शुरू कर दिया। रिया वर्मा के साथ पुनर्मिलन से लेकर अस्पताल के संघर्ष तक, रिया के घर के मामलों तक, और अंत में अदिति चौहान के साथ प्रीति और उसके पिता रमेश से निपटने तक, सब कुछ वीडियो पर था। अस्पताल की घटनाएं आन्या और उसकी बहन को पूरी तरह से ज्ञात नहीं थीं, विशेष रूप से आन्या, जो विशेष रूप से यह जानने के लिए उत्सुक थी कि वीर ने वास्तव में क्या किया, इस प्रकार ध्यान से देख रही थी। लड़ाई के दृश्य सीधे और साफ थे। जब वीडियो में वीर को आन्या पर हमला करने वाले हत्यारे को तेजी से लात मारकर बेहोश करते हुए दिखाया गया, तो उसकी गति का खुलासा होने के बाद वीडियो देख रही चारों महिलाएं बेहद हैरान थीं। वह गति, यह एक झटके में 100 मीटर जाने जैसा था। छाया ने दृश्यों के बदलाव को देखा और कैसे वीर पलक झपकते ही आन्या के ठीक बगल में दिखाई दिए। ये बताने की जरूरत नहीं कि वह कितनी हैरान थी। रिया के घर के दृश्यों ने आन्या को शर्मसार कर दिया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वीडियो में वीर को गलत समझा गया और आलोचना की गई, आन्या के कड़े अनुरोध के कारण सान्या ने इसे नहीं चलाया। हालांकि उन दृश्यों ने जहां वीर ने अदिति के साथ मिलकर प्रीति और उसके पिता के मुद्दे को सुलझाया, चारों महिलाओं को भावुक कर दिया। जब उन्होंने वो दृश्य देखा जहां वीर ने प्रीति को फ्लाईओवर से कूदने से बचाया, तो सान्या ने वीडियो रोक दिया। आन्या सबसे पहले बोली, खटास के साथ कहा, ये कौन सी महिला है जिसे तुमने पकड़ रखा है? वीडियो में प्रीति की पहचान नहीं दिखाई गई, बस इतना कि वो सामान्य नहीं थी। एक हत्यारी जिसे कम उम्र से मानव तस्करों ने अपहरण कर लिया था और एक ठंडे खून वाले हत्यारे में प्रशिक्षित किया था, जिसने कई अपराध किए। पिछली बार मैंने अदिति से वादा किया था कि रिया शर्मा के पिता की मदद करते हुए उसे पकड़ने में मदद करूंगा। अदिति की पूछताछ के दौरान उसने अपनी उत्पत्ति को याद किया, जिसके परिणामस्वरूप दोहरे व्यक्तित्व का विकास हुआ। कभी कभी वह 6 साल की बच्ची होती है, तो कभी हत्यारी, बहुत खतरनाक। उसे सुझाने में काफी मेहनत लगी, वीर ने समझाया। तुमने उसे नहीं मारा, बल्कि उसे जीने दिया और रमेश, प्रीति के पिता, के पास रहने दिया। तुम दोनों काफी दयालु हो, आन्या ने कहा। सान्या चिल्लाई, वीर, तुम वास्तव में नजाकत की अवधारणा को नहीं समझते। तुमने प्रीति को ट्रक के सामने से बचाया, क्या तुम्हें उसे धीरे से नीचे नहीं रखना चाहिए था? लेकिन नहीं, तुमने उसे ठंडे, कठोर फुटपाथ पर फेंक दिया। ओह, यह मुद्दा नहीं है ना? ट्रक के सामने उसे बचाते समय मैं भी खतरे में था, है ना? यह मुख्य चिंता होनी चाहिए। वीर ने असहाय होकर अपना सिर खुजलाया। एपिसोड 150, सेक्रेटरी। इन वीडियो के साथ मैं निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म रिलीज कर सकती हूं जो पूरे मनोरंजन उद्योग को चौंका देगी। सान्या सिंघानिया ऐसी लग रही थी मानो उसने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो। उसकी खूबसूरत आंखों से चमकदार किरणें निकल रही थीं। ये लड़ाई के दृश्य प्रामाणिक और प्रभावशाली थे, खूनी फिर भी महान। जब तक वे ठीक से पैक किए जाते हैं और पूरी तरह से उपयोग किए जाते हैं, वे निश्चित रूप से कल्पना से परे परिणाम दे सकते हैं। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम इन बिखरे हुए क्लिप को एक फिल्म में कैसे पिरोओगी। मुख्य लाइन अस्पष्ट है और कोई भावनात्मक तत्व नहीं है। बस कुछ लड़ाइयों पर भरोसा करके दर्शकों की स्वीकृति जीतना मुश्किल है, आन्या ने सच्चाई से कहा। सान्या हंसी, उसकी नज़र एक पल के लिए वीर पर टिकी रही और उसने गंभीरता से कहा, दीदी, मेरी 360 टन मस्तिष्क क्षमता के साथ मैं किस तरह के तरीके नहीं सोच सकती। बस इंतजार करो और देखो, मैंने पहले ही सोच लिया है कि बात की कहानी को कैसे एक साथ पिरोना है। आन्या अपनी बहन के लुक को देखकर जानती थी कि वह वीर के बारे में कुछ साजिश कर रही है। वास्तव में सान्या को केवल वीर में दिलचस्पी नहीं थी, वह अनजाने में वीर को पुरुष प्रधान बनाना चाहती थी। महिला प्रधान के लिए, अभी के लिए, वह खुद थी। उसने पहले ही कई दृश्यों के बारे में सोचा था, जिनमें से एक था एक नायक का सुंदरता को बचाना। इस समय वह किसी को अपना अपहरण करने और फिर वीर को बचाव के लिए आने के लिए खबर लीक करने की योजना बना रही थी। अपनी योजना के बारे में सोचकर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन हंस पड़ी। आन्या सान्या के विचार से अनजान थी और वीर और भी अधिक अंधेरे में थे। चूंकि वह एक नायक द्वारा सुंदरता को बचाने का अभिनय करने जा रही थी, सान्या स्वाभाविक रूप से इसका खुलासा नहीं करेगी। उसे इसे प्रामाणिकता के साथ निभाना था। सान्या ने इसे खजाने की तरह माना और वीडियो एकत्र किए। वीर ने छाया की ओर देखा और कहा, चूंकि तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे शरीर पर मौजूद निशानों को हटा दूंगा। वीर ने छाया की नाड़ियों को साफ करके और कुछ बाहरी दवा निर्धारित करने से पहले उसकी त्वचा को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तेजित करके उसकी मदद की। अलविदा गुरुजी, छाया और रोशनी ने विदाई ली।